आज के न्यूज़पेपर की हम शुरुआत करेंगे पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार से संबंधित। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022, ठीक है, एक वेबसाइट बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इस वेबसाइट में जाकर के किसान लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए। अलग अलग कैटेगरी 3 श्रेणियों में लोगों को ये सिलेक्ट करता है। जैसे कि हो सकता है कि कुछ किसान बहुत अच्छी गाय और भैंसें पाल रहे हैं, ठीक है, उनकी किस्मों को विकसित कर रहे हैं। दूसरे नंबर की बात, जो कृत्रिम गर्भाधान होता है जिसके माध्यम से प्रजनन कराया जाता है, उन तकनीशियनों को भी इसमें पुरस्कार प्रोवाइड किए जाते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत ये काम होता है, ठीक है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल मतलब awas.government.in के माध्यम से 1/8/2022 से, ठीक है, एप्लीकेशन मांगा है। लास्ट तिथि बताई जा रही है 15/9/2022 और इसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि किसको पुरस्कार मिलना है। रिजल्ट आपको 26 नवंबर 2022 को आपको अवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे यहाँ पर पशुपालन और डेयरी विभाग किसानों को परमानेंट आजीविका प्रदान करने के लिए, रोजी रोटी प्रदान करने के लिए पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों के विकास चाहता है, हर संभव प्रयास करना चाहता है। भारत की जो देसी नस्लें हैं काफ़ी पुष्ट होती हैं और ये देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आनुवांशिक क्षमता रखती हैं। देश में पहली बार राष्ट्रीय गोकुल मिशन, शॉर्टकट में आरजीएम, दिसंबर 2014 में चालू किया गया था, जिसका उद्देश्य था हमारे यहाँ पर जो देसी नस्ल की गायें हैं, पशु हैं, उनको वैज्ञानिक तरीके से हमें संरक्षित करना है और उनका विकास करना है। तो 2022 में जो पुरस्कार दिया जाएगा वो उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला पुरस्कार मिलेगा किसान को, ऐसे किसान जो कि देसी गाय या फिर भैंस की नस्लों को पालते पोसते हैं, ठीक है, और रजिस्टर्ड नस्लों की सूची संलग्न है। उसमें कौन कौन सी नस्ल हो सकती है उनके नाम लिस्ट बना दी गई है। सेकंड नंबर का पुरस्कार दिया जाता है AIT, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन। जो तकनीशियन है, जो डॉक्टर है, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, उनको भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ साथ में सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, दुग्ध उत्पादक कंपनी या फिर डेयरी किसान उत्पादक संगठन, इसमें तीनों चीज़ों को इसने शामिल कर लिया। हो सकता है कि कुछ समितियां बनाई गई हों या फिर कोई कंपनी है या फिर कोई किसानों का ग्रुप है, तो इनको भी पुरस्कार प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको योग्यता प्रमाण पत्र मिलेगा, एक स्मृति चिन्ह मिलेगा और इसके अलावा 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। पहली रैंक जो आएगा उसको 5 लाख, दूसरी रैंक जो आएगा उसको 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा या पुरस्कार प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे लास्ट में तीसरी रैंक पे आने पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं अब द हिंदू की खबरों को। तो पहली खबर हम देखेंगे बिजनेस वाले पेज से, कारपोरेट बॉन्ड से संबंधित। कारपोरेट बॉन्ड कंपनियों का एक साधन होता है जिसके माध्यम से वे मार्केट से पैसा उधार लेती हैं, मार्केट से पैसे लोन लेती हैं अपने छोटी मोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। कारपोरेट बॉन्ड सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की लोन सिक्योरिटी होती है। कारपोरेट बॉन्ड एक प्रकार का लोन होता है जिसका उपयोग कंपनियां कई तरह की चीज़ों के लिए पैसे उधार लेने के लिए कर सकती हैं। जैसे कि उनको नई बिल्डिंग बनाना है, कुछ नए इक्विपमेंट खरीदना है, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना। कंपनी नए उपकरणों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टॉक की खरीदी, शेयरधारकों को डिविडेंड देना, लोन को रिफाइनेंस करना, विलय और एक्विजिशन के भुगतान के लिए बॉन्ड बिक्री से पैसे की उगाही करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए, कारपोरेट बॉन्ड की ज़्यादातर बिक्री कंपनी ट्रस्टी नामिक तीसरे पक्ष द्वारा की जाती है। बेचता कौन है? कंपनी ट्रस्टी नामक तीसरे पक्ष
इसकी बिक्री करता है। तीसरे पक्ष को लाने से कई समस्याओं का हल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर निवेशक शायद ये नहीं जानते हैं कि रीड लोन का मतलब क्या होता है। लोन देने वाला, जिन्हें लेनदार कहेंगे, लोन धारक और निवेशक भी कहा जाता है। उधार समझौतों में मतलब कॉन्ट्रैक्ट जोड़ सकते हैं और ये देखने की जांच कर सकते हैं कि कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने ऑब्लिगेशन पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। कंपनी जो भी बॉन्ड बेच रही है उन्हें उस उद्योग के बेस पर अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है जिसमें उनको बेचा गया था। बॉन्ड कितने सेफ हैं या कितने अनसेफ हैं, इसके बेस पर भी उनको कुछ हम ग्रुप में बांट देते हैं। कॉर्पोरेट ट्रस्टी बैंक या फिर ट्रस्ट कंपनी जो ये बताती हैं कि बॉन्ड वास्तविक है और उनकी बिक्री पर नज़र रखती हैं। यदि कोई कंपनी अपने ब्याज या मूलधन का भुगतान नहीं करती है तो ट्रस्टी को बॉन्ड धारकों के हितों की रक्षा करनी पड़ती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्रकार: सार्वजनिक यूटिलिटीज़, परिवहन कंपनियों, औद्योगिक कंपनी, बैंक और अन्य फाइनेंशियल संस्थानों और विदेशी निगमों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड 5 सबसे आम प्रकार हैं। ठीक है, 5 टाइप्स यहाँ पर बताए गए हैं। परिवहन उद्योग एयरलाइन, ट्रेन और ट्रैकिंग उद्योगों से मिलकर के बना है। न्यूज़ की तरफ चलें तो न्यूज़ में बताया जा रहा है कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो मार्केट है वो लगभग 4 गुना बढ़ा है 1 दशक में। लिक्विडिटी की बात करें यदि हम सेकेंडरी मार्केट में, डेब्ट मार्केट में, ये क्या है, एक ग्लोबल इशू माना जाता है एंड सो फोकस शुड बी ऑन फर्दर डीपनिंग द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी मार्केट में फोकस करना चाहिए और इसी में ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिली है। लगभग 4 फोल्ड वृद्धि हुई है, 4 गुना वृद्धि हुई है 1 दशक में। ये पहुंच गया है 40 लाख करोड़ रुपया में, ऐसा आरबीआई के ऑफिशियल का कहना है। अमेरिका के साथ में यदि हम कंपेयर करें तो जो यूएस है ये वेरी लिक्विड सेकेंडरी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के रूप में जाना जाता है और जो इंडिया है वो सेकंड नंबर का बेस्ट माना जाता है, विच इज़ वेरी लो, द आरबीआई ऑफिशियल का कहना है। आगे बताया जा रहा है यूएस मार्केट काफ़ी डीप है क्योंकि ये इसको लीड करता है कॉर्पोरेट एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये भी हाईएस्ट रहा है 120% इन द यूएस, वाइल इंडिया की बात करें तो इट इज़ ओनली 18%, ऐसा ऑफिशियल का कहना है। फॉरेन वाले पेज में न्यू कंट्री आई है फिनलैंड। फिनलैंड का मैप हम देख लेते हैं। ये चंदन कलर जो आप देख रहे हैं ये दर्शाता है फिनलैंड को, ठीक है, और ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं इसमें फिनलैंड के यदि आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो गल्फ ऑफ बोथानिया पड़ेगी। नीचे की तरफ यदि आप चले जाओ तो बाल्टिक सागर पड़ता है, ठीक है। गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी पड़ जाती है। और पूरब की तरफ यदि हम जाएंगे तो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक ये रसिया के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और इसके नॉर्थ की तरफ यदि हम देखें तो नॉर्थ में आप देख रहे हैं ये इधर से पूरा नॉर्वे से घिरा हुआ है, इतना एरिया इसका नॉर्वे, इस तरफ से हो गया रसिया और इतना हिस्सा इसका स्वीडन के साथ में शेयर होता है। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ में देख लेते हैं क्या बातें बताई गई हैं। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी है पार्टी फ़ोटो के लिए। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अपोलोगाइज किया है आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ ए फोटो दैट शोड 2 women किसिंग। उसमें 2 महिलाएं किसिंग कर रही थी एंड पोजिंग टॉपलेस एट द ऑफिशियल समर रेसिडेंस ऑफ कंट्रीज लीडर, ठीक है। जो कंट्री की लीडर हैं उसका जो समर रेसिडेंस है वहाँ पर वो लोग किसिंग कर रहे थे, टॉपलेस में पोज दे रहे थे, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इनकी फ़ोटो शेयर की गई थी। The photo came out after a video that showed Prime Minister Sanna Marin dancing with friends, prompted a debate on whether the 36-year-old leader is entitled to party। ठीक है, जब वो डांस कर रही थी तो उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए गए कि 36 साल की आप लीडर हो, क्या आप इंटाइटल हो इस प्रकार के
काम के लिए। इसके बाद अगली न्यूज़ आई है चाइना से। चाइना में बताया जा रहा है पावर कट के चलते चलते लोग रात भर नहीं सो पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो लाइट्स है ना काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर गोल रही है। ठीक है, इसके साथ साथ में टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, कुछ कुछ ऐसी जगह है, स्पॉट है चाइना में जहाँ वो लोग गए हैं, जहाँ लोग जा रहे हैं। एपी सेंटर माना जाता है चाइना का हॉटेस्ट समर। तो इसका जो मेन रीज़न यदि हम देखें ना बिजली कटौती का, तो यहाँ पर बताया जा रहा है हीट वेव का चलना। टेम्परेचर पार्टिकुलर रीजन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। टेम्परेचर बताया गया है 45 डिग्री सेल्सियस। इसी के चलते चलते अथॉरिटीज़ को मजबूरी में इम्पोज करना पड़ा पावर कट्स टू कोप विद ए सर्ज इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी पार्शली ड्रिवन बाय पीपल क्रैंकिंग अप देयर एयर कंडीशनर। ठीक है, लोगों ने तेज़ी के साथ में एयर कंडीशनर चालू कर दिए थे, मजबूरी में चलाना ही पड़ेगा जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है। चोंगकिंग की स्ट्रीट के बारे में बताया जा रहा है इस सिटी ऑफ 30 मिलियन लोकल लाइनअप फॉर मैंडेटरी कोविड-19 टेस्ट इन द वी आवर ऑफ द मॉर्निंग कीन टू अवॉइड लॉन्ग क्वीज इन द स्क्रॉचिंग हीट वेव। ठीक है, लोग वैक्सीन लगाने के लिए लाइन वाइन नहीं लगा पा रहे हैं हीट वेव के चलते चलते। चोंगकिंग मोस्ट पॉपुलर टूरिज्म स्पॉट माना जाता है जियालिंग रिवर के साथ साथ में। जियालिंग रिवर तो है ही, इसके बाद नंबर आ जाता है किसका, चोंगकिंग का। द लाइट्स हैव बीन कट टू सेव पावर। बिजली बचाने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, हर कोई एसी चला रहा है। बिजली बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, पावर को कट कर दी है। लाइट्स हैव बीन कट टू सेव पावर एंड द वंस बिजी स्ट्रीट हैज़ गॉन काइट। और जो इतना भीड़ भाड़ रहा करता था ये टूरिज्म वाला स्पॉट, आज के टाइम में यदि आप देखोगे तो शांत पड़ा है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मनरेगा स्कीम से संबंधित। मनरेगा को शुरू में नरेगा कहा जाता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, फिर बाद में इसमें महात्मा जोड़ दिया गया था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। तो जो मनरेगा है एक एक्ट है, कानून है जो आपको गारंटी देता है, गांव वाले जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं उनको काम की गारंटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि साल में आपको 100 दिन का रोज़गार गवर्नमेंट देगी। यदि 15 दिन के भीतर में जैसे आप काम के लिए अप्लाई करते हो, आपको जॉब कार्ड इशू करना पड़ेगा, और 15 दिन के भीतर में यदि आपको रोज़गार प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो आपको गवर्नमेंट महंगाई भत्ता प्रोवाइड करेगी। नरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। इसकी शुरुआत होती है 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, और जगह का नाम है आंध्र प्रदेश के बांदावली ज़िले के अनंतपुर से। अनंतपुर एक गांव का नाम है। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को चेंज कर दिया गया था। इसको रख दिया हमने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा कहते हैं। इसके नीति निर्माता कौन है, ज्याद्रेंज है, मतलब बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। इसका कार्यान्वयन कौन करता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। शुरू में इसको हमने 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू करा था। 2008 तक 614 जिलों में हम लागू कर चुके थे। इसके अंतर्गत ग्राम रोजगार योजना और काम के लिए अनाज योजना दोनों को हमने क्या कर दिए थे, विलय कर दिए थे। वहीं यदि हम पैसे की बात कर लें कि कितना कितना पैसा कौन कौन मिलाएगा, तो इसमें ज़्यादातर जो पैसा है वो केंद्र सरकार लगाती, 90%, 90 रुपये केंद्र सरकार देगी और 10 रुपया राज्य सरकार देती है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को 1 साल में 100 दिन की काम की गारंटी दी जाती है। इसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होना चाहिए। 15 दिन के भीतर यदि आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत कार्य की अवधि 7 घंटा रहेगी और सप्ताह में 6 दिन ही आपको काम करना है।
कार्यस्थल पर मृत्यु हो गई, स्थायी अपंग हो गए आप, इस कंडीशन 25,000 रुपये मिलेगा। कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी यदि है उसकी, तो आपको 10% एक्स्ट्रा वेज मिलने वाला। इसका कार्यान्वयन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 के द्वारा होता है। काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार होता है। न्यूज़ में देख लेते हैं क्या बताया गया है। केंद्र सरकार की टीम छत्तीसगढ़ में है ताकि वो जांच कर सके मनरेगा के कामकाज की। ऑफिशियल लोगों का कहना है नेशनल लेवल मॉनिटर्स पॉइंटेड आउट लैप्सेस। ठीक है, तो नेशनल लेवल पर जो मॉनिटरिंग का काम चल रहा है वहाँ पर कुछ कुछ लैप्स देखने को हमको मिला है। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने सेंड कर दिया है एक टीम को, कहाँ, 15 डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस रूल छत्तीसगढ़ में, ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसमें यदि कहीं पर भी लैप्सेस देखने को मिल रहा है, लूप होल्स आ रहे हैं, तो उनकी देखरेख किया जाएगा इस टीम के द्वारा। हाल ही में मिनिस्ट्री ने कैरी आउट किया था एक सिमिलर एक्सरसाइज तेलंगाना में, वेयर इट्स इंस्पेक्शन टीम आस्क्ड द तेलंगाना राष्ट्र समिति गवर्नमेंट टू रेक्टिफाई लैप्सेस। ठीक है, उस टाइम भी इस टीम ने कहा था तेलंगाना की समिति को कि आप जो लैप्स देख रहे हैं हम इसमें सुधार करिए। अब रिपोर्ट यदि हम देखें नेशनल लेवल मॉनिटर्स की, उसने क्या पॉइंट आउट किया है, उनका कहना है यहाँ पर हमें कई सारे लैप्सेस देखने को मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इसमें इंक्लूड है यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, पहली बात तो ये है। इसके साथ साथ में नो यूटिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अंडर द स्कीम। सेकेंड नंबर की बात क्या है, मनरेगा के तहत यदि आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराए हो, काम करवाए हो, तो उसका कोई उपयोग तो होना चाहिए ना। हमारे गांव तरफ भी ऐसे ही काम करवाते हैं। जो नाला है, नाला में खुदाई करवा रहे हैं, उसको चौड़ा करवा रहे हैं, वो कौन से काम का। खाली ये जो नाला गया है गांव के किनारे किनारे से हमारे, जैसे कि ये गांव हो गया हमारे, इस प्रकार से ये नाला जाता है। अब यहाँ जिन जिन के भी खेत हैं, ज़्यादातर आप यही समझ लीजिए कि सरपंच और बड़े बड़े जो किसान हैं ना, उनके खेत हैं यहाँ। वैसे भी नाला में इतना पानी नहीं रहता है कि आप नाले के पानी के माध्यम से अपने खेतों में सिंचाई करवाओ, लेकिन फिर भी अब उनके खेत तो नाले के किनारे पड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या काम कर दिया, नाले के किनारे किनारे उसकी खुदाई करवाई। लगभग थोड़ा सा मेड़ बंधान टाइप का काम उन्होंने वहाँ पर करवाया था। समझ में नहीं आता इससे इसका यूज़ क्या हो रहा है। इससे अच्छा तो ये था ना कि ये जो नाला है, नाला के ऊपर जो यहाँ पर पुल बनाया गया है, ये काफ़ी डाउन वाली कंडीशन में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउन। ये रोड है, यहाँ से ये रोड गई है इसके ऊपर से और ऐसे नाला जाता है। तो जो नाला है ना, काफ़ी नीचे में है। हर साल बारिश आती है यहाँ पर, बारिश आएगा तो लगभग कमर कमर भर पानी इसके ऊपर से जाता है। अब आप ये समझ लीजिए, जो गांव के व्यक्ति हैं वो यहीं रुक जाएंगे गांव में, और जो जिनको गांव जाना है वो उधर ही रुक जाते हैं। जब ये छोटी मोटी पुलियाँ आपको बनवाना चाहिए था ताकि वो काम आती, तो उसकी जगह में आप इस प्रकार के काम करते हैं। न गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। तो कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर हमको देखने को मिली हैं। पहली नंबर की बात यह है, आप मशीनों का यूज़ कर रहे हैं। दूसरी नंबर की बात यह है, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे थे इस स्कीम के अंतर्गत, उसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मनरेगा में ऐसा कहा गया है कि आप कुछ ऐसी चीज़ का निर्माण करो जो कि लोगों के काम में आए, या फिर उससे कुछ चीज़ों का सृजन हो, पैसा की आवक हो। जैसे कि तालाब खोद दिए, तालाब खोदने से यहाँ पर मछली पालन का काम किया जा सकता है। कुएं खोद दिए सार्वजनिक रूप से ताकि पूरे गांव भर को पानी मिल सके। इस प्रकार के कई सारे काम मनरेगा के तहत किए जाते हैं। पुअर मेंटेनेंस ऑफ द जॉब कार्ड, ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिला है। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है, टीम का कहना है कि हमें जो है इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। जब इनसे पूछा गया, ये जो लैप्सेस आप देख रहे हैं ऑन ए स्केल सिमिलर टू दैट इन वेस्ट बंगाल, क्या वेस्ट बंगाल के जैसे ही यहाँ पर गड़बड़ी है। मिस्टर सिन्हा का कहना है इट वुड बी अनफेयर टू कंपेयर वन स्टेट विद अदर। तो उनका कहना, हम एक स्टेट की दूसरे स्टेट के साथ में तुलना नहीं कर सकते हैं। यदि हम बात करें जनवरी के महीने में वेस्ट बंगाल की, केंद्र सरकार
पेड नहीं कर पा रहा है मनरेगा वेजेस को, क्लेमिंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टॉप्ड सोशल ऑडिट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने सोशल ऑडिट करना बंद कर दिया है, एंड रीब्रांडेड इस सेंट्रल स्कीम एज स्टेट्स आउन फॉर पॉलिटिकल गेन। और इनके ऊपर, पश्चिम बंगाल के ऊपर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार इस स्कीम को अपनी स्कीम मान रही, जबकि ये केंद्र सरकार की स्कीम है। तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंड मनरेगा वर्कर के द्वारा। केंद्र सरकार रिमेन्ड अनमूव, केंद्र सरकार अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई है। केंद्र सरकार का ड्यू है, इसका मतलब ये है आर पिलिंग अप द करेंटली इट आउस मोर देन 7,000 करोड़ टू बंगाल, इतना ज़्यादा पैसा उसके ऊपर ड्यू है। तेलंगाना में जब जांच की गई थी तो यहाँ पर कुछ नॉन परमिसेबल वर्क देखने को हमको मिला था, जैसे कि कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था फूड ग्रेन ड्राइंग प्लेटफार्म्स को मनरेगा स्कीम के अंतर्गत। द स्टेट वाज आल्सो नॉट कंप्लाइंग विद गाइडलाइन रिलेटेड टू द डेसलिटिंग ऑफ मेजर इरिगेशन वर्क। ठीक है, अब ये क्या है, कंप्लाइंग नहीं कर पा रहे थे। डेसलिटिंग, इसका मीनिंग हम देख लेते हैं क्या होता है। जो पानी के सोर्सेस होते हैं ना, उनमें से जो गाद निकाली जाती है उसको कहा जाता है डेसलिटिंग। तो न्यूज़ में बताया जा रहा है कई सारे जो प्रोजेक्ट थे वो ऐसे थे जिनको स्मॉलर सेगमेंट में बांट दिया गया है टू अवॉइड अप्रूवल ऑफ द सुपीरियर टेक्निकल अथॉरिटी। इससे क्या होगा, जो सुपीरियर टेक्निकल अथॉरिटी है उससे परमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। टीम ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि वेरियस अदर प्रोसीजरल वायलेशन ऑफ द गाइडलाइन में और भी कुछ प्रोसीजरल वायलेशन देखने को मिला है। तो तेलंगाना हैड नॉट सबमिटेड ए रिपोर्ट ऑन द लैप्सेस पॉइंट आउट बाय द सेंटर। तेलंगाना ने किसी प्रकार की रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को नहीं सौंपी है। वाइंड प्रोजेक्ट को लेकर के एक रिपोर्ट आई, इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से ये पीक पर पहुंचने वाली है 2024 तक। वाइंड के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। एनुअल इंस्टॉलेशन की यदि हम बात करें नए वाइंड पावर प्रोजेक्ट की, इंडिया में ये पीक पर पहुंच जाएगी 2024 तक। ठीक है, हर साल हम पवन ऊर्जा के मामले में बढ़ते जाएंगे और 2024 तक हम अपने पीक पर पहुंचने वाले हैं। एंड लाइकली डिक्लाइन देयर आफ्टर, और उसके बाद फिर इसमें डिक्लाइन मतलब गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसा कहना है एक रिपोर्ट का जो कि रिलीज़ की गई थी वेडनेसडे के दिन ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। एंड MEC प्लस एक कंसल्टिंग फर्म है जो कि स्पेशलाइज है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। तो आप क्या काम कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से अलग हो रहे हैं। फॉसिल फ्यूल से अलग होके इंडिया ने कमिटमेंट किया था कि आप अपनी बिजली को लगभग आधी 50% 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से आने वाली है। इंस्टॉल करेगा 60 गीगावाट या फिर 1000 मेगावाट ऑफ वाइंड पावर बाई 2022। ठीक है, 60 गीगावाट हम सोलर पवन से बिजली बनाने वाले हैं, सोलर पैनल्स नहीं, पवन ऊर्जा से बिजली बनाएंगे। इसी हिसाब से लगभग 40 गीगावाट वाइंड पावर कैपेसिटी हमने इस्टेब्लिश किया है। वाइंड इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन हैव बीन स्लोइंग डाउन इन इंडिया सिंस 2017। वहीं यदि हम बात करें वाइंड पवन ऊर्जा इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन की, तो ये स्लो डाउन रहा है सिंस 2017 से ही। लगभग 1.425 गीगावाट ऑफ द वाइंड प्रोजेक्ट वर इंस्टॉल्ड इन 2021 विथ मैनी डिलेड ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ द कोरोना एंड सप्लाई चेन रिलेटेड डिसरप्शन। कोरोना आ गया, सप्लाई चेन प्रभावित हो गई, लोग माल हमको बाहर से नहीं मिल पा रहा, कोई भेज नहीं रहा है, ऐसी कई सारी समस्याएं जिसके चलते ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पाए थे। अब यदि आप इसको कंपनसेट करना चाहते हो, इस कमी की पूर्ति करना चाहते हो, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसने ग्रांट करी थी एक ब्लैंकेट टाइमलाइन
ठीक है, इतनी टाइमलाइन हम निर्धारित कर दिए हैं। एक्सटेंशन फॉर 7.5 month आफ्टर द शेड्यूल्ड कमीशनिंग डेट फॉर प्रोजेक्ट विथ पावर परचेस एग्रीमेंट साइन बिफोर जून 2021। इसके चलते चलते जो SCD है कितना 0.7 गीगावाट प्रोजेक्ट 2022 तक कंप्लीट किया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। अब इस प्रकार के स्लो डाउन के चलते चलते रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है, ये एक प्रकार से एडवेंट रहा था। एडवेंट रहा मतलब आगमन रहा है ऑक्शन रिजीम इन 2017 टू आर टेंडर। अब क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, टेंडर देना चालू कर देते हैं। द न्यू स्कीम लीड टू लार्ज ऑर्डर तो हमको बड़े बड़े मिल रहे हैं, बट हाईली कम्पिटिटिव बिड्स, लेकिन ये जो बिड है ना काफ़ी हाईली कम्पिटिटिव मानी जा रही है। हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो अभी जो भी डिसीजन लिया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रख लिया है। ज्ञानवापी मस्जिद की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण किया गया था 1669 ईस्वी में बाय मुगल रूलर औरंगजेब, ठीक है। इन्होंने डिमोलिश किया था, मतलब कि मिटा दिया था एंशियंट विश्वेश्वर टेम्पल को। इट इज़ वर्थ मैंशनिंग दैट साकिब खान्स बुक यासिर आलमगीरी इट इज़ आल्सो मैंशनड दैट औरंगजेब हैड डिमोलिश द टेम्पल इन 1669 बाय ऑर्डरिंग गवर्नर अबुल हसन को उसने कहा था कि हम ये मंदिर को तोड़ेंगे और इसकी जगह में एक मस्जिद बनाएंगे। अब बताया जा रहा है ये जो केस है ना ज्ञानवापी मस्जिद वाला, ये 1991 से ही कोर्ट में चल रहा है, जहाँ पर 3 पर्सन इंक्लूडिंग पंडित सोमनाथ व्यास, ठीक है, जो कि माने जाते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के देखरेख करने वाले, फाइल्ड ए सूट इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज ऑफ वाराणसी, ठीक है, वाराणसी के सिविल जज कोर्ट में इन्होंने अपनी याचिका दायर करी थी कि औरंगजेब ने इसको डिमोलिश करा था और लॉर्ड विश्वेश्वर टेम्पल की जगह में इस मॉस्क को निर्माण किया था। अब आगे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने पास इस चीज़ को सुरक्षित रख लिया, इस सुनवाई। एक्सप्लेनर वाले पेज में प्रतिस्पर्धा अधिनियम कॉम्पिटिटिव एक्ट नया आने वाला है, लोकसभा में उसको पेश किया गया था, उससे संबंधित एक न्यूज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। 2002 में जो कानून चलता था, तो कंपटीशन को जो चीज़ प्रभावित करती है, मार्केट में कंपटीशन बना रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में मान के चल लीजिए मोबाइल डेटा प्रोवाइड करने वाली, मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, एक हो गई जियो, एक हो गई आइडिया और एक हो गई एयरटेल, ठीक है। अब पता चला कि जियो पूरे मार्केट को हथिया लेती है और सबसे ज़्यादा ग्राहक को अपने पास कर लेती है, शुरू में फ्री की चीज़ें बांट बांट कर। तो जो कंपटीशन है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जितने कम प्लेयर हैं उतनी ही दिक्कत ग्राहकों को जाने वाली है। जितने ज़्यादा प्लेयर यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर बढ़ते जाएंगे, उतना ही कंपटीशन, उतना ही कॉम्पिटिटिव प्राइस हमको मिलेगा, चीज़ें उतनी ही सस्ती हमको मिलने वाली हैं। तो प्रतिस्पर्धा को हमको ख़त्म नहीं करना है। प्रतिस्पर्धा को जो कंपटीशन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनका निवारण करना है, मार्केट में कंपटीशन को बढ़ावा देना है, उसको कंटिन्यू बनाए रखता है। इसके साथ साथ में जो उपभोक्ता हैं उनके हितों की सुरक्षा करना है तथा भारत में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जा रहे व्यापार में स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। और इससे जुड़े मुद्दों को लेकर के हम एक आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये अमेंडमेंट लेकर के हम आए हैं। इसमें यह बताया गया है कि भारतीय बाजारों में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है और पिछले 10 साल में कारोबार के संचालन के रूप में भी चेंजेस आए हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कई प्रकार के मॉडलों की उत्पत्ति, आयोग के कार्यकाल में समाप्त किए गए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पुराने अधिनियम की जांच करने और एक सुझाव देने के लिए एक प्रतिस्पर्धी विधि पुनरावलोकन समिति का भी गठन किया, एक समिति भी बनाया है।
तो समिति क्या करेगी? सिफारिश करेगी, विचार करेगी, लोक परामर्श करने के बाद जो विनियामक निश्चितता है, साथ ही में विश्वास आधारित कारोबार वातावरण का बंद करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करना जरूरी समझी है।